सो दैट आप अपने आप को एसेस कर पाए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल में है। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे सब कोई कनेक्ट होते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। हम लोग जानते हैं कि यूरोप में और भारत में काफी लंबे टाइम तक कौन सी व्यवस्था थी, सामंतवाद व्यवस्था थी। हम लोग एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे कि सामंतवाद व्यवस्था होती क्या है, सो दैट आप अपने आप को बेहतर कनेक्ट कर पाए। तो सामंतवाद व्यवस्था में क्या होता था कि एक राजा होता था। सबसे पहले क्या होता था, एक राजा होता था, किंग होता था, और आपका जमीन होता था, और उस जमीन पर खेती बाड़ी कौन करता था, किसान करता था। तो राजा होता था जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, और किसान क्या करता था, खेती करता था। और किसान से टैक्स किसको देना होता था, राजा को देना होता था। बट सामंतवाद व्यवस्था में क्या होता था कि इस किसान और किंग, किसान और राजा के बीच में एक बिचौलिया होता था, एक बिचौलिया होता था, और इसी बिचौलिया के माध्यम से जो है टैक्स जो है राजा के पास पहुंचता था। अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें तो राजा पूरा का पूरा सिस्टम का मालिक होता था, बट प्रैक्टिकली पूरा का पूरा किसान पर जो कंट्रोल होता था वो किसका होता था, उस बिचौलिया का होता था। यहाँ कौन रहा, बिचौलिया होता था। तो बीच में क्या होता था, एक आदमी होता था जिसे हम लोग बिचौलिया के नाम से जानते हैं, और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते थे, सामंतवाद व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते थे। तो भूमि का मालिक वास्तविक रूप से कौन होता था, थ्योरेटिकली राजा होता था, बट प्रैक्टिकली बिचौलिया होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजा। भूमि का मालिक कौन होता था, राजा होता था भूमि का मालिक। भूमि का मालिक किसान नहीं होता था। तो आप लोग इसका आंसर करते चलेंगे, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा। जैसे कि अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, सुशील ज्वाइन कर चुके हैं, कुशनमा ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत तक आने का जो मार्ग है, यूरोप से, कहाँ से, यूरोप से भारत आने का मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। यूरोप से कहाँ तक आया था वो, भारत। बहुत कोई इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछते हैं कि भारत की खोज किसने किया था। भारत का खोज वास्को डी गामा थोड़ी किया था, यूरोप से भारत आने का जो मार्ग है उसका खोज किया था। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे इतिहासकार इस टाइप से पूछते हैं कि भारत का खोज किसने किया था। तो भारत का खोज कोई नहीं किया था, भारत ऑलरेडी प्रेजेंट था लाखों करोड़ों वर्ष से, भारत भूमि अपना। और यूरोप से भारत तक आने का जो एक रास्ता था, मार्ग था, उसकी खोज किया था वास्को डी गामा। कब किया था, 1498 को। कब किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भी दे रहे हैं आप लोग, सही आंसर ही सही उत्तर दिए हैं। तो 1492 में वास्को डी गामा क्या था, भारत मार्ग का पता लगाया था। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि पहली बार कहाँ पर आए थे, तो वो कहाँ पर आया था, कालीकट। कहाँ पर आया था, कालीकट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिस टाइम वास्को डी गामा भारत आया था, कहाँ पर उतरा था वो, कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। उस टाइम वहाँ का राजा कौन था, उस टाइम वहाँ का राजा कौन था, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम वहाँ का राजा था जमोरिन। कौन था वहाँ का राजा, जमोरिन नामक राजा था। और कालीकट नामक बंदरगाह पर पहली बार वास्को डी गामा भारत पर पहुंचा था। उसके बाद कब आया था, 1492 के बाद 1502 में फिर आया था कौन, वास्को डी गामा, फिर भारत आया था वो। और फिर 1503 आते आते तक पुर्तगाली जो है भारत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया था। पहला फैक्ट्री कहाँ पर लगाया था, कोचिन में। कहाँ पर, कोचिन में। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि पुर्तगालियों के द्वारा पहला फैक्ट्री आपका भारत में कहाँ पर लगाया गया था। तो कोचिन में जो है पहला फैक्ट्री लगाया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री बाय द पुर्तगालियंस, पुर्तगाली के द्वारा पहला फैक्ट्री। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुर्तगालियों के द्वारा पहला फैक्ट्री आपका कहाँ पर लगाया गया था। तो पहला फैक्ट्री आपका कोचिन में लगाया गया था। कब लगाया था, 1503 में लगाया था। और उसके बाद 1505 आते आते तक जो है यूरोप पुर्तगालियंस क्या क्या था, अल्मीड़ा जो है पहला वायसराय बना था, प्रथम वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय का जो नाम था वो था अल्मीड़ा। क्या नाम था उसका, अल्मीड़ा। और साथ ही साथ कब बना था, 1505 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड इतने जो डाटा, इतना जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड किए, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप की इन्फॉर्मेशन। तो इसको आप याद रखते हुए चलिएगा। सही का आंसर ही सही बोला है कि जमोरिन आए थे, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। तो इस युद्ध के बारे में आपको जानना जरूरी है, तब इसको आंसर कर पाएंगे, या जिसको पता है वो आंसर कर सकते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुई थी, ये पहला आपको देखना होगा। ये जो वार है ये आपका
यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है यूरोप में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था अगर पूछा जाए आपसे कि सप्तवर्षीय युद्ध, तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। सेकंड पॉइंट आप याद रखिएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। उसके बाद इसमें आपको और पॉइंट क्या याद रखना, सप्तवर्षीय युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? तो 1756 में जो है ये आपका सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1763 में ये वार जो है आपका खत्म हुआ था। 7 साल लगा था, इसलिए इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी पूछा जा रहा है आपसे, तो इस युद्ध में आपका फ्रांस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। और फ्रांस के हार होने के कारण 1763 में आपका कौन सा संधि हुई थी? पेरिस की संधि। और ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पेरिस की संधि आपका कब हुआ था? तो पेरिस की संधि आपका कब हुआ था? 1763 में पेरिस की संधि हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था पेरिस की संधि। क्यों हुआ था? क्योंकि एक वार चल रहा था जिसे हम लोग सप्तवर्षीय वार के नाम से जानते हैं, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। और इसी टाइमलाइन में आपका तृतीय कर्नाटक वार भी हुआ था। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है। सर मैथ साइंस का लाइव कब आते हैं? तो हम लोग लाइव सेशन अब डेली बेसिस पर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक पोल भी लगाए हैं। तो पोल में आप लोग आंसर करेंगे कि किस टाइम पर आपको लाइव डेली बेसिस पर लेना है, सो दैट हम लोग उसी टाइप से पूरा का पूरा चीज़ों को आगे ले जाए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? 4 किताब का नाम लिखा हुआ कि सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल या बृहत ज्ञानकोश। कौन सा किताब आपका मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको बता दे रहे किसके बारे में? मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो मॉन्टेस्क्यू जो है आपका एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। कौन थे? एक फ्रांसीसी थे ये, फ्रेंच फिलोसोफर। पहला पॉइंट आपको याद रखना मॉन्टेस्क्यू के बारे में, ये कौन थे? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो क्या क्या था आपका 18th सेंचुरी, आई थिंक 18वीं शताब्दी के टाइमलाइन है इनका। और इन्होंने 1748 में, कब? 1748 में एक किताब का प्रकाशन किया था जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। और इसी किताब के बारे में आपका क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो किताब लिखा गया था उसका नाम है विधि की आत्मा, इंग्लिश में इसे कहा जाता है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। कब प्रकाशन हुआ इसका? 1748 में प्रकाशन हुआ। और मॉन्टेस्क्यू कहाँ से थे? फ्रांस से थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे ये। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुआ। आपको सेशन कैसा लग रहा है? सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहली बात को सेशन को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग जो है अपने आप सब्सक्राइब, लाइक, ये सारी चीज़ें कर देंगे। और अपना ही ग्रुप में क्या करेंगे, आप शेयर भी कर देंगे, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसको क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक संविदा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा सोशल स्टडीज का 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इतिहास से भी रहेगा, ज्योग्राफी से भी रहेगा, राजनीति विज्ञान से भी रहेगा। तो सामाजिक संविदा पुस्तक जो है आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके पास, रूसो के द्वारा, कि वाल्टेयर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो आपको बता दें कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये आपका रूसो के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूसो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भी आपका फ्रेंच फिलोसोफर था, यह भी आपका फ्रांस से था। फ्रेंच यानी कि फ्रांस से। कौन था? एक फिलोसोफर था, फ्रेंच फिलोसोफर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ आपको। और इन्होंने कौन सा किताब लिखा आपको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिखा। और फ्रांसीसी क्रांति में रूसो का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति आपका कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था आपका? 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें रूसो का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास कि इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
तो कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस क्रांति को हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। तो रक्तहीन क्रांति के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, आपका इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति को ही हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ। पूछा क्या जा रहा आपसे, आप लोगों के मन में डाउट होगा कि आखिर इस रक्तहीन क्रांति के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्रांति पूरा का पूरा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था और इसमें क्या होता है, इंग्लैंड की राजा चेंज हो गई थी, पूरा का पूरा शासन व्यवस्था बदल गई थी, बट कहीं पर भी आपका कोई भी ब्लड नहीं निकला था, कोई भी खून नहीं निकला था। और कब हुआ था ये, 1688 में। कब हुआ था, 1688। तो काफ़ी बार ये एग्जाम पूछा गया है कि एग्जाम में कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 1688। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। हिटलर किसका प्रवर्तक था, नाजीवाद, फांसीवाद, इनमें से कोई नहीं, या उग्रवाद। तो हिटलर का प्रवर्तक कौन था आपका, नाजीवाद। हिटलर किसका प्रवर्तक था, तो नाजीवाद का। तो नात्सिज्म का जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था, हिटलर था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 आपका। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा आपका दिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपको दिया गया हिटलर के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1930 के कारण जो है जर्मनी का स्थिति दिनों दिन बिगड़ते जा रहा था और वहाँ की जनता क्रांति की मोड पर आ गया था। और उसी के बाद 1932 में हिटलर जो है अपने आप को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया, किंग घोषित कर दिया, एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं। और क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक होता है, 1939 से लेकर के 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल था। तो ये त्रिगुट समझौता आखिर था क्या, ये गुप्त समझौता था, यानी ये एक सेक्रेट प्लानिंग था, गुप्त समझौता था। इसमें जो है आपका 3 देश शामिल था। कितना देश शामिल था आपका, 3 देश, जिसके कारण इसे हम लोग त्रिगुट नाम दिए। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये त्रिगुट समझौता कब हुआ था, या जिसे हम लोग गुप्त समझौता के नाम से जानते हैं, ये 20 मई 1882 को हुआ था, 1882 को। और इसमें आपका 3 देश कौन कौन सा शामिल था, जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रिया शामिल था और इटली शामिल था। और ये जो पूरा का पूरा समझौता हुआ था, इसका प्लानिंग कौन क्या था, इसका वास्तुकार कौन था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिगुट समझौता का मेन प्लानर कौन था, मेन हीरो कौन था, जो पूरा का पूरा जो समझौता है उसको पूरा का पूरा प्लान किया था, तो प्लान किसके द्वारा किया गया था, बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, बिस्मार्क। और बिस्मार्क को हम लोग किस लिए जानते हैं, जर्मनी के एकीकरण। बिस्मार्क को हम लोग किस लिए जानते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण में जो है बिस्मार्क का जो है आपका काफी योगदान है। और इन्हीं के द्वारा ये पूरा प्लान रचा गया था, जिसे हम लोग त्रिगुट समझौते के नाम से जानते हैं। 3 देश आपका शामिल था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला, हम लोग बात किए 1914 से लेकर के 1918 तक चला। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो एक 14 सूत्री योजना जो है लाया जाता है। और ये किसने प्रस्तुत किया, ये पूछा जा रहा। हम लोग क्या जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होता है, क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होता है तो उसके बाद पूरा वर्ल्ड लेवल पर यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ये सबसे पावरफुल बनकर उभरता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले इंग्लैंड का राज था पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम लोग मान सकते हैं कि पूरा का पूरा पावर था। बट जैसे ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होता है तो पूरा का पूरा पावर किधर शिफ्ट कर जाता है, पावर आपका शिफ्ट कर जाता है अमेरिका के पास, यानी अमेरिका सबसे पावरफुल देश होता है उस टाइम। और इन्होंने क्या किया था, क्या है आपका 14 सूत्री योजना। और 14 सूत्री योजना इसी ने क्या किया था, तैयार किया था। तो उस टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन था आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन के द्वारा ही आपका 14 सूत्री आपका योजना जो है आपका तैयार किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वुडरो विल्सन जो है आपका कितनेवा राष्ट्रपति था अमेरिका का, तो अमेरिका का ये 27वां राष्ट्रपति था। कितना, 27वां, 27th प्रेसिडेंट, 27वां प्रेसिडेंट। ये पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि वुडरो विल्सन जो है आपका 14 सूत्री योजना में शामिल था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
और आपसे पूछा जाए कि इस 14 सूत्री योजना में क्या क्या शामिल था, तो इसमें आपको क्या क्या शामिल था कि कोई भी देश आपस में गुप्त संधि नहीं करेगा, उसके साथ साथ समुद्र तक सबका पहुंच होगा, फिर कोई भी वार अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, ये सारा चीजें आपको था इसमें, रूस फ्रांस का विकास, ये चीजें शामिल था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश जो है विश्व शक्ति बनकर उभरा, वर्ल्ड पावर बनकर कौन सा देश उभरा। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पावर के रूप में कौन उभरा, आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सरहुल किनका पर्व है। सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है, अपना स्टेट में मनाया जाता है। ये मुंडाओं का पर्व है कि उरांव का है कि कोल का है कि मीना का है। तो सरहुल जो है आपका मुंडाओं का पर्व है। किसका पर्व है? आपका मुंडा जनजाति का पर्व है। अगर हम लोग बात करें मुंडा जनजाति की झारखंड में स्थिति क्या है, तो सेकंड लार्जेस्ट है मुंडा जनजाति जो है। मुंडा जो है सेकंड लार्जेस्ट जनजाति है। कहाँ का? झारखंड का सेकंड लार्जेस्ट झारखंड का जनजाति है। फर्स्ट में कौन है? संथाल जो है आपका फर्स्ट में है, फिर आपका नाम आता है किसका? सेकंड में मुंडाओं का आता है। अब हम लोग ज्योग्राफी की ओर मूव करेंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी रखे हैं। 60 क्वेश्चन को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, सारा क्या होगा इसमें कवर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है आपका व्यावसायिक खेती नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा खेती आपका व्यावसायिक खेती नहीं है। तो व्यावसायिक खेती में क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, फसल का उत्पादन भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। उसको हम लोग व्यावसायिक खेती के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है? तो कार्बनिक खेती जो है यह आपका व्यावसायिक खेती के सरणी में नहीं आता। बाकी वाणिज्यिक अनाज मिश्रित और वृक्षारोपण, ये तीनों ही ऑप्शन व्यावसायिक खेती के अंतर्गत आता है, बाकी आपका नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, चीजें क्लियर हुआ यहाँ पर। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा मोटे अनाज है ये आपको बताना है। ज्वार, बाजरा, रागी या सभी। तो ये सभी जो है आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारा आपका मोटे अनाज के सरणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आपको क्लियर हो रहा चीजें। आपको सेशन को लाइक भी करते रहिएगा सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके इसको, और ताकि मोटिवेशन भी मिलते रहे। डेली बेसिस पर सेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन जो है आपका बाजरा, कौन सा फसल जो है आपका बाजरा के सरणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बाजरा के सरणी में कौन कौन सा आता है? ज्वार और रागी, ये दोनों ही आपका किसके सरणी में आता है? बाजरा के सरणी में आता है। बाजरा यानी कि मोटे अनाज के सरणी में आता है। और मोटे अनाज का खासियत क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोटे अनाज किस चीज से आपका भरपूर होता है, तो मोटे अनाज जो है आपका पोषक तत्व से काफी भरपूर होता है। यानी मोटे अनाज में पोषक तत्व जो है भर भर कर पाया जाता है, इसलिए आपका मोटे अनाज खाने की सलाह आपको दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ रागी, तो रागी में क्या क्या पाया जाता है? तो रागी में आपका लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा जा रहा है आपसे कि खरबूजा किस मौसम में होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि खरबूजा क्या किस टाइप का फसल है। तो खरबूजा आपका जायद फसल है। कौन सा फसल है आपका? जायद फसल। तो फसल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक आपका होता है रबी फसल, दूसरा क्या होता है आपका खरीफ फसल, और तीसरा होता है आपका जायद फसल। तो खरबूजा जायद फसल है, तो साफ साफ है कि ये जायद के मौसम में होगा। किस मौसम में होगा? जायद मौसम में होगा। और ये मौसम कब होता है? यानी कि जो ग्रीष्म काल में बहुत ही कम टाइम के लिए आता है ये। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। मूंगफली का सॉरी गुजरात फर्स्ट में आएगा। गुजरात क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सबसे ज्यादा फर्स्ट। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे दूसरा, ध्यान से देखेंगे आप। तो मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछा जा रहा, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका राजस्थान होगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, बट दूसरा आपका राजस्थान होगा। पहले में गुजरात आएगा, सेकंड में आएगा आपका राजस्थान मूंगफली के उत्पादन के मामले में,
थर्ड में आपका क्या आएगा, थर्ड में आपका तमिलनाडु आएगा। तो ये सरणी रहेगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बट आंसर क्या होगा आपका राजस्थान आपका सही उत्तर होगा। इसका आंसर आपका राजस्थान होगा। ऑप्शन जिस टाइम बना था उस टाइम आंसर हो सकता है अलग था, बट आज के डेट में राजस्थान जो है आपका सेकंड पोजीशन में है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी दालों के लिए कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18। तो चार ऑप्शन है कि दाल जो है रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है कि दाल एक ऐसा फसल है जिसे हम लोग रबी के टाइम में भी उगाते हैं और खरीफ के टाइम में भी उगाते हैं। सेकंड कि दलहन जो है एक फलीदार फसल है, तो दाल क्या एक फलीदार फसल है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको फॉल्स फाउंड करना है। सी पूछा जा रहा है आपसे कि वह अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है, तो ये भी ट्रू है। बाकी दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चांदी क्रांति किससे संबंधित है। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। और बार बार इस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है कि नीली क्रांति, चांदी क्रांति, उसके बाद भूरी क्रांति। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए अगर कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे आप लोग, नीली क्रांति किससे संबंधित है। फिर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग। फिर है आपका पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, सारा का हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीली क्रांति के बाद आता है आपका श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है, मछली प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। तो नीली क्रांति आपका हो गया मछली उत्पादन। भूरी क्रांति आपका किससे है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है आपका भूरी क्रांति। फिर आपका पीली क्रांति, पीली क्रांति आपका किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से, तिल उत्पादन से संबंधित है आपका पीली क्रांति। फिर आता है आपका श्वेत क्रांति, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है आपका कौन सा, श्वेत क्रांति। पूछा गया था आपसे कि चांदी क्रांति, तो चांदी क्रांति आपका किससे संबंधित है, अंडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने जो है आपका 1994 से अपना संचालन को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। तो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक काउंसिल था यूनाइटेड नेशन के अंडर में, जिसको कैंसिल यानी कि जिसे निलंबित कर दिया कब, 1994 में। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन को रखना पड़ता है और कोई उपाय है नहीं। तो 1994 से इसे अपने संचालन से निलंबित किया, किसको, ट्रस्टीशिप काउंसिल को। नेक्स्ट 21 आपसे पूछा जा रहा कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में टोटल आपका 10, कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, 10 जो है आपका अस्थायी सदस्य होती है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ही आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, कौन सा संगठन नहीं था। तो शरणार्थियों के लिए आयोग, तो हाँ ये संगठन था आपका यूनाइटेड नेशन के अंडर में। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, ये भी था आपका। बाकी ये सी नंबर नहीं है, स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड आपका कोई संगठन नहीं था, किसके अंडर में, राष्ट्र संघ के भीतर। बाकी दासता आयोग आपका था। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि अपने अस्तित्व के दरमियान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। तो अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले लिया। तो इंडिया वापस ले लिया था यहाँ पर आपका, कौन सा अलग नहीं हुआ पूछा जा रहा है। तो इंडिया आपका अलग नहीं हुआ था। बाकी हंडुरास हो गया, स्पेन हो गया, ब्राजील हो गया, ये सारा आपका अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, अलग नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर 23 आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। 24 का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में कि किसने जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 13 अप्रैल कब हुआ था आपका, 13 अप्रैल आपका 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड को कौन अंजाम दिया था,
तो जनरल डायर जो है इस हत्याकांड को जो है अंजाम दिया था। क्या किया था आप सभी को पता है। बैसाखी का दिन था, मीटिंग हो रहा था, शांतिपूर्ण सभा हो रहा था। जनरल डायर जो है पूरा का पूरा पहुंचता है गोला बारूद लेकर के, बंदूक लेकर के, और पूरा का पूरा जो आपका बाग है, जलियांवाला बाग है, उसको घेर लेता है और अंधाधुंध गोली चलाता है, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाओं का नरसंहार हो जाता है। और इसी घटना से व्यथित होकर रविंद्रनाथ ठाकुर जो है अपना नाइटहुड की उपाधि या सर नाइट की उपाधि जो है वो अंग्रेज सरकार को वापस कर देता है। फिर जनरल डायर से बदला कौन लेता है? उधम सिंह। उधम सिंह जो है इंग्लैंड जाकर मार कर आते हैं किसको? जनरल डायर को। इसी घटना से वो बदला लेते हैं। कौन? उधम सिंह। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 25 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई? स्वराज दल इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। तो स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की अध्यक्षता अगर आपसे पूछा जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे आपका? चित्तरंजन दास। कौन थे आपका अध्यक्ष? जो कौन थे अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चित्तरंजन दास, CR दास जो है आपका स्वराज दल की कौन थे? अध्यक्ष थे। क्लियर हुआ इसका। इसका महासचिव कौन थे अगर पूछ लिया जाए, यहाँ आपका दोनों डाउट क्लियर हो जाएगा। बार बार कंफ्यूजन इन्हीं दोनों नाम पर होता है, एक चित्तरंजन दास और दूसरा आपका मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। तो दोनों का क्या क्या पोस्ट था इस दल में वो आपको बताते हैं। अध्यक्ष थे आपका चित्तरंजन दास और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और कब इसकी गठन किया था? तो गया अधिवेशन, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का गया अधिवेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है और उसी के बाद आपका स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास और महासचिव कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। 26 आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? कौन सा साल में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे? काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप डेली बेसिस पर तैयारी करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई आपका? 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुई थी आपका? बॉम्बे, आज के डेट में जिसे हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल। क्या नाम था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसी जगह पर जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्कृत कॉलेज, इसी जगह पर जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था अगर पूछ लिया जाए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि आपको अभी पता चला कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। तो इसका पहला अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ होगा? बॉम्बे में ही हुआ होगा। कब हुआ होगा? 1885 को ही हुआ होगा। तो इसी से इन सारी चीज़ों को याद रखने की आप कोशिश कीजिएगा। और इसकी पहला अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे कौन थे आपका? उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये बहुत सारे पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहा है जो आपको याद रखना है। और जब इसकी स्थापना हुई थी कितनी मेंबर आपका प्रेजेंट था? टोटल 72 सदस्य जो है उस टाइम प्रेजेंट था जब इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 को। और एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और पहला अधिवेशन में टोटल कितने प्रस्ताव पारित किया गया था? टोटल 9 प्रस्ताव जो है पहला अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे पर हुआ था, जिसे आज के डेट में हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। बॉम्बे के किस जगह पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहला अधिवेशन में कितना प्रस्ताव पास हुआ था? 9 प्रस्ताव पास हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे पर हुआ था। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 72 मेंबर जो है इसमें प्रेजेंट थे। और इसके संस्थापक के नाम क्या था? A.O. ह्यूम संस्थापक का नाम था। मूव टू द 27। सेशन काफ़ी जानदार लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इस टाइप के सेशन डेली बेसिस पर लाने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए एक पोल लगाया है कि किस टाइम पर आपको डेली बेसिस पर सेशन लेना है। आप पोल में आंसर कर देंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं,
किस उद्योग से ये प्रारंभ हुई थी, किस इंडस्ट्री से आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 18वीं शताब्दी के लेटर पार्ट में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में जो है आपका शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहाँ पर आपका इंग्लैंड में हुई थी पहली बार, और ये आपका वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। और अंग्रेज वस्त्र बनाने के लिए जो कच्चे माल है वो कहाँ से प्राप्त करते थे? वो भारत से लेके जाते थे, एशियन कंट्रीज से लेके जाता था और इंग्लैंड में उच्च दाम पर उन सारे वस्त्रों को बेचता था, जिसके कारण उन लोगों को मुनाफा दिखा कि ये तो काफी बढ़िया इंडस्ट्री है, इतना मुनाफा हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तब क्या शुरुआत होती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो भले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ, यूरोप में शुरू हुआ, बट अगर हम लोग देखें कि इसकी जन्मदाता, इसका जड़ भारत में था। इसका जड़ कहाँ पर था? भारत में था। इतिहास को और अंदर तक आप जानेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि ये सारा तो भारत से ही शुरुआत हुआ था। अगर अंग्रेज ना होता तो वो यहीं से शुरुआत होता। अंग्रेज था तो उसको शिफ्ट करके कहाँ ले चला गया? इंग्लैंड ले चला गया। तो आपको क्लियर हुआ। 28 आपसे पूछा जा रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ। तो पटना में गोल घर का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1786। कब हुआ था आपका? 1786 में जो है आपका पटना में हुआ था गोल घर का निर्माण। और इसी टाइमलाइन में अगर हम लोग बात करें विश्व इतिहास का तो 1789 में क्या हुआ था आपका? फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप सोचिए उस टाइम, जिस टाइम पटना में गोलघर बन रहा था, उस टाइम उसी टाइम पीरियड में एक 3 साल 4 साल के अंतर में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो रहा था। तो इस टाइप से चीज़ों को लेकर चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपका कब हुई थी? 1944। और इसी टाइम जो है आपका IMF का भी स्थापना हुआ था। अब आपको बताना है IMF का फुल फॉर्म। IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो 29 का आंसर क्या होगा? विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है सॉरी, वो कहाँ पर आपका? वाशिंगटन DC में जो है आपका विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। और ये क्या करता है? जो मेंबर कंट्रीज होती है उसको क्या कर देता है? वित्तीय सलाह देता, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। कौन? आपका वर्ल्ड बैंक। और कब स्थापना हुई थी? 1944। उसी टाइम जो है आपका IMF की भी स्थापना हुई थी। और IMF की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि IMF का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिस शांति समझौता कब हुई थी आपका? पेरिस शांति समझौता। यहाँ पर पेरिस की संधि की बात नहीं हो रही है, ये पेरिस शांति समझौता है। दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाएगा, जो इससे पहले हम डिस्कस किए। तो पेरिस शांति समझौता कब हुई थी आपका? तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब होती है? 1914 से लेकर के 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। और जैसे ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो शांति स्थापना के उद्देश्य से क्या एम था कि पूरा विश्व में क्या हम लोग करेंगे? शांति स्थापना करेंगे। इसी शांति स्थापना के उद्देश्य के कारण 18 जनवरी 1999 को पेरिस में क्या होती है? एक शांति सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसे हम लोग पेरिस शांति समझौता के नाम से जानते हैं। तो 1919 में आपका पेरिस शांति समझौता हुई थी। और इसी टाइम जो आपका वर्साई की संधि भी हुई थी, जो जर्मनी से रिलेटेड है, और उसी के कारण जर्मनी का स्थिति खस्ता हाल हो गया और फिर वो प्लॉट बनाया किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्लॉट बनाया। तो वर्साई की संधि, पेरिस की समझौता, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या था? बीज था। 31 आपसे क्या पूछा जा रहा? 31 आपके ज्योग्राफी से है और पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। तो अलेक्जेंड्रिया जो है आपका कौन सा पर बसा हुआ? आपका भूमध्य सागर। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। भूमध्य सागर के मुहाने पर कौन सा? अलेक्जेंड्रिया बसा हुआ। कौन बसा हुआ? अलेक्जेंड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है?